So hope you know this word depreciation, right? तो depreciation is basically permanent and gradual decrease in value of an asset. बहुत बुरा लग रहा है रिवीजन के टाइम ये डेफिनेशन बताने में मुझे, बट प्रॉब्लम ये है कि हम डेप्रिसिएशन एज अ क्वेश्चन तो समझ रहे हैं कि हाउ इट इम्पैक्ट्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। आज थोड़ा सा पहले बात करेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, थियोरेटिकल बातें थोड़ी सी करूंगा आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों ने एग्जाम दे दिए तो आप लोगों को नॉलेज भी काफी हो गई है। So Sharma ji, what are the three words that can define depreciation in different segment of assets? अब शर्मा जी बोलेंगे आपने क्या कहा ये समझ नहीं आया मुझे, है ना। मतलब एक बार रिपीट कर दो। तो मुझे पता था यार, मैंने तो जानबूझ के पता है, मैं अपनी वाली इंग्लिश कोशिश करता हूँ, तुम्हारी वाली तो आती नहीं मुझे, फिर मेरी वाली तुम्हें नहीं आ रही होती। एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को तीन डिफरेंट नेम से क्या बुलाते हैं हम, क्या क्या नाम है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ एसेट। हमने डेप्रिसिएशन को तीन नाम दिए हुए। सो व्हाट आर दीज थ्री नेम्स? शर्मा जी, इट्स यू नो। नहीं पता सर। 50 एमसीक्यू कर लिए तुमने, पता नहीं क्या करते हो। सिंह साहब बताओ। एक तो डेप्रिसिएशन होगा, एक अमोर्टाइजेशन होता है और एक वाओ, और होता है। ये तीन तीन बेसिक हो गए हमारे, राइट। ये तीन नाम अलग अलग लिए जाते हैं और इनका तरीका अलग अलग होता है एक्चुअली डेप्रिसिएशन का। ये तो हम यहां रेस्ट्रिक्टेड डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं कि दो मेथड है। देयर आर मोर मेथड्स टू डेप्रिसिएशन। अगर आगे जिंदगी में कॉमर्स वॉमर्स रही तुम लोगों के पास तो पढ़ोगे व्हाट आर, और जो है मेथड्स कौन से यूज होते हैं, राइट। नाउ डेप्रिसिएशन एज सच, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और पूरी अकाडमिक लाइफ में, मतलब तुम्हारी पूरी लाइफ में ये डेप्रिसिएशन, अकाडमिक क्या, अगर बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, डेप्रिसिएशन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। रीजन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसकी वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारी जिंदगी में रहने वाला है। प्रॉब्लम यहां है, अब समझाते हैं हाउ। बताओ सर, तराशा मैडम, कौन सी डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है आपका? द डे यू बॉट इट और द डे यू पुट टू यूज? Put to use. सो बेसिकली द डे वी पुट टू यूज, वहां से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, नॉट द डे यू बॉट इट, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे एड ऑन हो सकते हैं वहां पे, राइट। यानी कि इंस्टॉलेशन का खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विच इज हैज टू बी पेड इवन आफ्टर गेटिंग द मशीनरी, ठीक है। तो ये थोड़े थियोरेटिकल एंगल थे, दो एंगल मैंने आपको इसके बाद बताए थे कि डेप्रिसिएशन को दो थॉट से समझते हैं हम। डेप्रिसिएशन दो थॉट से समझ रहे हैं। एक थॉट है इट्स कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट, क्योंकि आप एक एसेट इस्तेमाल कर रहे हो और आपने एक लमसम अमाउंट दिया था, तो हर साल कुछ अमाउंट उसका निकाल के आप अपने एक्सपेंस में डालोगे, जो कि हम पीएनएल में डालते हैं। उसके बेसिस पे हमने पहला अकाउंटिंग मेथड पढ़ा था रिकॉर्डिंग का। जो रिकॉर्डिंग मेथड थे वो हमने स्प्लिट करे थे टू पार्ट्स में, राइट। रिकॉर्डिंग मेथड का क्या मतलब हुआ, जो जर्नल एंट्री पास कर रहे हो आप, वो दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। पहला कि इफ वी ट्रीट एज अ कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट, तो हमारी नॉर्मल एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, द फिक्स्ड एसेट, एंड एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, जो कि अब हम देख चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो दूसरा इफेक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था जो रिकॉर्डिंग का दो मेथड था, उसमें ये एक मेथड था, दूसरा मेथड था हमारा कि हम इसे रिप्लेसमेंट फंड की तरह ट्रीट करते हैं। रिप्लेसमेंट फंड का क्या मतलब हुआ कि भाई ये मशीन की एक स्टैटिक लाइफ है। अब इस स्टैटिक लाइफ में अगर सपोज ये 5 साल यूज होता है, तो आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो आपके पास 5 साल बाद वापस 1 लाख रुपया होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी जब ये मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपको वापस नहीं खरीदना मशीन को, आप बिजनेस बंद कर दोगे क्या? आप अगर किसी एक मशीन पे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो मशीन तो वाइटल ऑर्गन होगी ना बिजनेस का, चाहे उसकी लाइफ खत्म हो जाए आपको नया रिप्लेस करके लाना पड़ेगा ना।
समझो? तो आप क्या करते हो, आप हर साल 20,000 प्रॉफिट से माइनस कर रहे हो अगले 5 साल, ठीक है? तो जो 20,000 माइनस कर रहे हो वो नॉन कैश है, मतलब एज ए एक्सपेंस जो माइनस कर रहे हो उसके पीछे कोई पैसा नहीं जा रहा। सो काइंड ऑफ रिजर्व क्रिएट कर रहे हो आप अपने अगले मशीन के लिए। तो दूसरा है कि जो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है वो हरदम चलता रहेगा वैसे, क्योंकि जो खर्च है वो तो हम डाल ही रहे हैं पीएनएल में, तभी जाके वो रिजर्व क्रिएट हो रहा है। तो ये सिर्फ 2 एंट्री कितनी इंटरकनेक्टेड है, एंट्री बराबर समझ रहे हो ना, इंटरेस्टिंग करवा रही है खेल को। फिक्स्ड एसेट ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, मतलब जो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट की आप एंट्री पास करते हो, इससे आपकी बुक्स में जो मशीन अकाउंट दिख रहा है या फिक्स्ड एसेट अकाउंट दिख रहा है वो एट बुक वैल्यू दिखता है। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या मतलब है कि भैया आपने डेप्रिसिएशन हटा दिया है। जबकि आप जब दूसरे मेथड से चलते हो, यानी कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हो, आपका फिक्स्ड एसेट का 1 रुपया नीचे नहीं जाता, वो एट कॉस्ट चलता रहता है। उससे रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन है वो एज अ प्रॉफिट अकाउंट आप सेपरेटली कहीं दिखा रहे हो, ठीक है? तो जो काम डेप्रिसिएशन हम जब मशीन को हम डिक्रीज करते जा रहे थे तो वहां एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो रहा था, दूसरे केस में प्रोविजन के नाम से हमने एविडेंट रिजर्व सामने दिखा दिया, राइट? तो ये डिफरेंस है इन 2 रिकॉर्डिंग मेथड्स में जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है, अभी हम रेट पे डिपेंड कर रहे हैं, हम दूसरे फॉर्मूले में आएंगे अभी, कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हर दम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, कभी भी हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। इसीलिए जो आखिरी वाला नाम है ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लैंग्वेज में है और वो वहां लिख दे कि वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, खत्म। दे हैवंट मेंशन्ड यू एनी नेम, राइट? वहां पे नाम नहीं बताया तुम्हें। सो नेम इज सो इंपॉर्टेंट दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे को तो ये तीसरा वर्ड जो है ना वो एक्चुअली डिफाइन करके देता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट पे, एक फिक्स प्राइस पे, विच इज बेसिकली द ओरिजिनल कॉस्ट, उस पे है हरदम एक सर्टेन परसेंटेज हम अप्लाई करते हैं एंड कभी भी हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे नहीं कर रहे। तो तीसरा नाम का इंपॉर्टेंस ये है, राइट? तराजा मैडम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है दूसरा, उसके और कितने नाम है? रिटन डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सो इट्स बेसिकली रिड्यूस्ड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तब रिटर्न डाउन वैल्यू से तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली आप रिलेट करते नहीं हो, तो डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग से किया करो कि जैसे जैसे वैल्यू कम होती है उसी पे हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते। दैट इज बेसिकली डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो उसका मीनिंग है, इस मीनिंग से आधा काम हो जाता है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्या करना है। बाकी जंग तो है ही है, वो मैं जंग से मना नहीं कर रहा तुम्हें। तो एक हमारा फॉर्मूला है अंगद साहब, एसएलएम में फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, टू फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला है सर? Now, can you give me the formula for rate of depreciation? Say the details about these things are given. ये चीजें दे दिया आपको और वो बोले कि अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल दो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है सर? सर इसमें आपका जो ये एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, तो यही वाला ये निकालना, इससे आप रेट डिफाइन कर सकते हो। ये मैंने पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज 1 मार्कर आर कंसर्न, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो हमने पढ़ा पहले, उसको हमने समझ लिया। अब हम एक आध सम पे जा सकते हैं, राइट, है ना? तो आओ फिर सम करते हैं।